नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अमन अपडेट एंड स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जुड़े हैं 11 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और उनसे जुड़ने वाली कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हमारे अमर शहीद श्री खुशराम बोस जी के बारे में कुछ लाइनें हैं, उनको याद करें। पूरा देश ही इनके प्रणाम कर रहा है, इनकी बहादुरी के बारे में। सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे ना जिन्हें फांसी दी गई थी। कुछ लाइनें। फांसी के फंदे को चूमा था जिसने हंसते हंसते वतन की धूल को माथे से लगाया था। चलते चलते हाथ में गीता लेकर जो मुस्कुराया सूली पर, वो वीर खुदीराम बोस था जो अमर हुआ मरते मरते। तो उनके लिए आप सभी प्रार्थना करें, उनकी आत्मा को शांति दे, वो सदैव अमर रहें हमारी, और इनकी महानताएं हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाते रहें, सबको उनकी जानकारी दें। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न होगा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए ई वीजा नीति के तहत कितने नए अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट जोड़ने की अधिसूचना जारी की गई है। नए 11 नए जो है पोर्ट बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी ई वीजा नीति को और अधिक सुगम बनाने के लिए 11 नए अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट जोड़ने हैं, जिनमें 9 लैंड पोर्ट जैसे अटारी और 2 एयरपोर्ट शामिल हुए। इसके तहत ही देश में कुल अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट्स की संख्या बढ़कर 88 हो जाएगी। भारत वर्तमान में 172 देशों के नागरिकों को ई वीजा सुविधा दे रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में देख लेते हैं आज। देखो, एक कांडला बंदरगाह, जस्ट हमने देखा गुजरात के पास, मुंबई और मुर्मू गोवा में है। मुंबई जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, मुर्मू गोवा एक गोवा में हो जाएगा। न्यू मंगलोर कर्नाटक केरला में, कोचिन जो है केरला में। तूतीकोरिन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु में एन्नोर, ये भी तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और पारादीप उड़ीसा में, और जो ये हल्दिया और कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में हो जाएंगे। इस तरह से महत्वपूर्ण हमने बंदरगाह देखा है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस देश ने रणनीतिक समुद्री मार्गों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए मध्य और दक्षिण एशिया होते हुए भारत तक एक नए रेल मार्ग का प्रस्ताव दिया है? तो रूस द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराद खुशनुलीन ने तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए हिंद महासागर और भारत का तक एक वैकल्पिक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे तनावग्रस्त समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाया जाएगा। मतलब अगर ये रेल मार्ग प्रस्तावित होता है और बन जाता है तो व्यापारिक रूप से और मतलब व्यवहारिक रूप से, दोनों ही रूप से भारत और रूस के और संबंधों को मजबूत करते चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तो देखते हैं कुछ आज रूस के बारे में जानकारी लेते हैं संक्षिप्त रूप में। तो रूस के देखिए, ऐसे देखेंगे रूस के बारे में देख लें कुछ महत्वपूर्ण उनसे करंट अफेयर भी। इसकी राजधानी मॉस्को हो जाएगी और मुद्रा इसकी रूबल हो जाएगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन इसके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखें रूस से रिलेटेड। तो विदेशी व्यापार अधिशेष यानी वर्ष 2026 की पहली छमाही में रूस का व्यापार अधिशेष 14% से बढ़कर $73.4 बिलियन पहुंचा है। ईंधन निर्यात प्रतिबंध, घरेलू बाजार स्थिरता हेतु रूस ने गैसोलीन निर्यात प्रतिबंध दिसंबर 2026 के अंत तक बढ़ाया है। त्रिपक्षीय शांति प्रयास, जनवरी 2026 में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारी के बीच में अबू धाबी में बैठक हो गई। यूरोपीय संघ के प्रतिबंध देखें तो जनवरी 2026 में रूसी कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम उत्पादों पर EU आयात प्रतिबंध प्रभावी हुआ था। नौसेना आधुनिकीकरण, जुलाई 2026 में ब्लैक सी सुरक्षा हेतु रूसी नौसेना ने अनमैन्ड सिस्टम रेजिमेंट का गठन किया। आर्कटिक व्यापार मार्ग की बात करें, जुलाई अगस्त 2026 में रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग भारत की खनिज भागीदारी में चर्चा रहा। और मिसाइल हमला रिकॉर्ड में रूस ने जुलाई 2026 में यूक्रेन पर इस साल सर्वाधिक 139 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रतिष्ठित डिरेग मेडल 2026 से किस प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी विज्ञानी को सम्मानित किया गया है? जो दीपक धर जी हैं ये सम्मानित किए गए हैं। और बात करें इससे सांख्यिकी भौतिकी में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को प्रतिष्ठित डिरेग मेडल 2026 से सम्मानित किया है। यह मेडल सैद्धांतिक भौतिकी यानी जो थ्योरेटिकल फिजिक्स के
क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च सम्मान में से एक होगा। और कुछ इसके बारे में देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उनके प्राप्तकर्ता। जो एबेल 2026 गणित का पुरस्कार था, इसे मसाकी काशीवाड़ा को मिला था। प्रित्जर पुरस्कार 2026 वाला आर्किटेक्चर क्षेत्र में जो दिया था लियो जोआकुन। और इरासमस बात करिए स्टीव मैकवीन को। और ऑस्कर पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सीनर्स के लिए। ऑस्कर पुरस्कार जो फीमेल में देखेंगे जेसी बकले को फिल्म हेमनेट के लिए। और गोल्ड मर्करी पुरस्कार की बात करें दलाई लामा को मिला है 2025 वाला। मिस यूनिवर्स 2025 का ओपाल सुचाता। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की मारिया कोरिना मचाडो जो वो वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। और नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 की बात की जाए तो इसके हो जाएंगे लास्लो क्रासना और काइजी हो जाएंगे। नोबेल का अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025 के देखें जोएल मोकियर, फिलिप एबिगन और पीटर हॉविट इसके हो जाएंगे। नोबेल भौतिकी का देखें जॉन एम मार्टिनिस, मिशेल एच डेविड और जॉन क्लार्क भौतिकी के। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर के देखें मोडो डुप्लांटी 2025 वाले थे। और कार्लोस अल्कराज इस बार हो जाएंगे 2026 वाला। और लॉरिस वुमेन्स देखें सिमोन बाइल्स हो जाएंगी 2025 वाला है। और डेरेक जस्ट हमने देखा डेरेक मेडल 2026 वाला देखेंगे प्रोफेसर दीपक दर्जी हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ द डबल क्रॉस 2026 स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और बात करें चौथे प्रश्न की ओर तो संयुक्त यूएन मुख्यालय में भारत द्वारा दशकों पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए हाल ही में क्या संस्कृत उपहार भेंट किया गया है। तो 5 मोर यानी 5 पिकॉक दिए गए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ अपनी सांस्कृतिक और कूटनीतिक साझेदारी को प्रदर्शित करते हुए 5 मोर उपहार स्वरूप दिए हैं। यह भारत की दशकों पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का हिस्सा है जो वैश्विक मंच पर भारतीय विरासत को उजागर करता है। यूएन के बारे में संक्षिप्त कुछ जानकारी देख लें। यूएन क्या है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 6 अंग हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में होगा। और इसके अंगों की बात करें तो जो पहला अंग महासभा यूएन की, इसे विश्व के लघु संसद कहते हैं महासभा को। यह नीतियों, बजट और नए सदस्यों के प्रवेश को चर्चा करती है। तब तक बात की जाए 193 देशों के समान मतदान का अधिकार यानी एक देश एक वोट इसका अधिकार है। मतलब महासभा में जो वोट करेगा किसी पक्ष को लेकर तो एक देश के लिए एक वोट का अधिकार होगा। सुरक्षा परिषद की बात करें सिक्योरिटी काउंसिल, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए, इसका काम जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और इसमें कुल 15 सदस्य हैं। 10 अस्थायी और नहीं 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी थे इसकी बात करें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो जाएंगे के पास वीटो पावर है। ठीक है। और अगला देखिए जो अगली इसके भाग देखें, तीसरा जो भाग होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह पर्यावरण, मानवाधिकार, शिक्षा, वैश्विक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर काम करता है। इसमें 54 सदस्य देश हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। और देखें चौथे भाग की तरफ या उन क्षेत्रों की न्याय परिषद या उन क्षेत्रों की देखरेख के लिए बनी है जो स्वतंत्र नहीं है, किसी अन्य देश के अधीन है। जैसे 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद इस परिषद के कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। 5वां देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और संयुक्त राष्ट्र कानूनी सलाह देता है। यह एकमात्र संघ है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर द हेग में यानी नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश और 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। 15 न्यायाधीशों को चुनाव होता है, 9 वर्षों के लिए वो चुना जाता है। सचिवालय जो सेक्रेटेरिएट की बात करें या संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक और दैनिक काम संभालता है। इसके प्रमुख को महासचिव ने सिक्योरिटी जनरल कहा जाता है। वर्तमान महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस जी होंगे। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो हाल ही में बिहार से पहली बार समुद्री मार्ग के जरिए किस जीआई टैग उत्पाद का निर्यात ऑस्ट्रेलिया में को किया जा रहा है। जो ये मिथिला मखाना है इसको निर्यात किया जा रहा है बिहार से। और इसके बारे में देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एवेडा के सहयोग से बिहार के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना को पहली खेप समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया निर्यात किया गया। कृषि निर्यात और स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। और बात की जाए बिहार के बारे में कुछ तो इसके राजधानी पटना, मुख्यमंत्री अब तो सम्राट चौधरी जी हो गए हैं ना।
सम्राट चौधरी जी, पुराना दे गए इसलिए सम्राट चौधरी जी हो जाएंगे, ठीक है। और बात की जाए तो राज्यपाल इसके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी होंगे। और कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स से रिलेटेड देखें तो प्रमुख लोकगीत की बात करें, यहाँ संस्कार गीत जैसे सोहर और समदाउन, और ऋतु की बात की जाए जैसे कजरी, चैत, बारहमासा और पूर्वी गायन शैली इसमें शामिल होगा। प्रमुख लोक नृत्य व संगीत की बात करें, जाट जाटनी, झिझिया, कजरी, बेदिसिया और डोमकच इसके नृत्य हो जाएंगे। प्रमुख जीआई टैगों की बात की जाए, मगही पान, जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, मिथिला मखाना, और हाल ही में जुड़े 52 बूटी साड़ी, पत्थर कट्टी, स्टोन क्राफ्ट गया का, और पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर का, ये शामिल हो गया है। प्रमुख जीआई टैग मिले हैं बिहार के। बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करें, गोल्डन पिकॉक अवार्ड की बात करें तो अप्रैल 2026 में बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। जीआई टैग विस्तार की बात की जाए, जून 2026 में नाबार्ड और राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के 3 नए उत्पाद 52 बूटी नालंदा, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया और पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर को आधिकारिक जीआई टैग मिला है। आईटी नीति 2026, जुलाई 2026 में राज्य सरकार द्वारा बिहार आईटी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी जिसे कहते हैं पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसके प्रचार के लिए हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री मीट का आयोजन हुआ है। और बात की जाए अगले प्रश्न की ओर तो अगले पॉइंट की ओर, तो भूमि सर्वे समय सीमा मार्च 2026 में राजस्व विभाग द्वारा घोषणा की गई कि बिहार में चल रहा व्यापक डिजिटल भूमि सर्वे हर हाल में दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। और स्वास्थ्य हाईलाइट, जुलाई 2026 मानसून के दौरान बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य भर में एंटी डेंगू माह घोषित कर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया है। और छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव की बात की जाए का 2 दिवसीय आयोजन 11 अगस्त 2026 को भारत के किस शहर में हुआ है, तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। ब्रिक्स देशों के शहरों के बीच शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 11 अगस्त को मुंबई से शुरू किया गया है। मुंबई यानी महाराष्ट्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो इसके राजधानी मुंबई और शीतकालीन राजधानी नागपुर हो जाएगा। मतलब नॉर्मली मुंबई होती है, बाकी शीतकालीन ये नागपुर बन जाता है। इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सीपी राधाकृष्णन जी, थोड़ा अपडेट पुराना दे दिया मंगा से, ये सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और लोकसभा सीटें यहाँ के 48 होंगी। देश में जो दूसरी सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी कौन सी है, यूपी की होगी, जिसमें 80 सीटें इसमें लोकसभा की हो जाएंगी, ठीक है। और राज्यसभा सीटें 19 हैं। स्टैटिक्स जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो प्रमुख लोक संगीत व गीत की बात की, लावड़ी पोवाड़ा जो वीर गाथा गीत है, लावड़ी पोवाड़ा, गोदड़, भारुड़, कोगली गीत, और जो मछुआरा संगीत होगा। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें, लावड़ी, कोली नृत्य, डिंडी और काला नृत्य यहाँ को। जब प्रमुख त्यौहार गणेश उत्सव सबसे बड़ा त्यौहार, गुड़ी पड़वा, पोला और नराली पूर्णिमा, और यहीं पर एक काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण करंट देखे हैं तो ब्रिक्स कॉन्क्लेव 2026 की जस्ट हमने देखा कि 11 अगस्त 2026 में ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत हुई मुंबई से। और वधावन बंदरगाह परियोजना जुलाई 2026 में पालघर जिले में बनने वाले देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड बंदरगाह वधावन के बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में तेजी लाई गई। बुलेट ट्रेन टनल प्रोजेक्ट की बात की जाए, जून 2026 में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत बारदरा कोल्ला कॉम्प्लेक्स से सिलफाटा तक देश की पहली 7 किलोमीटर लंबी समुद्र के नीचे टनल का निर्माण कार्य क्रिटिकल फेज में पहुंचा है। लड़की बहन योजना की बात की जाए, जून जुलाई 2026 में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत पंजीकरण और लाभार्थियों की सूची का विस्तार किया गया। और शहरी वनीकरण अभियान मई 2026 में मुंबई और पुणे से बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए राज्य पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मियावाकी पद्धति से रिकॉर्ड संख्या में शहरी वन विकसित करने की योजना लागू की गई।
और 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हाल ही में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोट आयुध निपटान यानी ईओडी अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखापत्तनम में यह आयोजन किया गया है। भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच द्विपक्षीय एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास 2026 10 अगस्त से विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। इसके उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और बम निपटान तकनीक को आपसी तालमेल बढ़ाना होगा। महत्वपूर्ण अभ्यासों की बात की जाए तो मिलन 2026 की बात की जाए बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास होगा, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ है। आंध्र प्रदेश यह 13वां संस्करण होगा, फरवरी 2026 में इसका आयोजन किया गया है। संस्करण कौन सा है? 13वां। प्रगति 2026 की बात की जाए भारत और 12 मित्र देशों के साथ उमरोई मेघालय में मई 2026 में आयोजित किया गया। वायु शक्ति की बात की जाए भारतीय वायुसेना द्वारा घरेलू है, जैसलमेर पोखरण में राजस्थान में हुआ, फरवरी 2026 में इसका आयोजन किया गया था। साझा शक्ति की बात की जाए भारतीय सेना शक्ति और सीआईएसएफ व पुलिस द्वारा किया जाता है, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। नागरिक सैन्य संलयन अभ्यास जनवरी 2026 में। और खंजर 2026 की बात की जाए भारत और किर्गिस्तान के बीच ममारी असम यानी 13वां संस्करण इसका था, फरवरी 2026 में। लामित्य की बात की जाए भारत और सेशल के बीच सेशल और अच्छा अकादमी 11वां संस्करण मार्च 2026 में इसका यहाँ पर आयोजन है सेशल्स में। और सदा तस्नीक की बात की जाए भारत और सऊदी अरब के बीच होता है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। धर्म गार्जियन की बात की जाए भारत और जापान के बीच माउंट फूजी जापान में और राजस्थान इसका आयोजन हुआ। और समुद्र लक्ष्मण 2025 की बात की जाए जो भारत मलेशिया के बीच होता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ था समुद्र लक्ष्मण। और बात की जाए तो टाइगर ट्रम्प की भारत और अमेरिका के बीच होता है, काकीनाडा विशाखापट्टनम इसका आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और डस्टलिक जो 6 नंबर है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ अप्रैल 2025 में। और साइक्लोन 2025 की बात की जाए भारत और मिस्र के बीच राजस्थान में भारत में हुआ था, फरवरी 2025 में। वरुण नौसेना की बात की जाए भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर मार्च 2025 में। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच अंतरिक्ष अभ्यास 2025 भारतीय सशस्त्र बल द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। इस तरह हम कुछ जुड़े महत्वपूर्ण अभ्यासों के बारे में देखें तो 8वें प्रश्न में बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत इस वर्ष के ऐतिहासिक गीत की वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। तो जो वंदे मातरम है इसकी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है इस वर्ष। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस वर्ष का अभियान इसलिए भी विशेष हो क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को ऐतिहासिक वर्षगांठ के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। और कुछ इसके अगर राष्ट्रीय तिरंगा मतलब राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर तो डिजाइनर की बात की जाए राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया है। अपनाने के 30 बाद संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसको आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखिए 3.2 के अनुपात में भारतीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का होगा। अशोक चक्र इसमें ध्वज के बीच में स्थित नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जिसके सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज संहिता की बात करें 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता लागू है, जिसमें नागरिकों को ध्वज फहराने के अधिकार और नियम दिए गए। मतलब ध्वज फहराने, इसके पहले ध्वज फहराने नॉर्मल व्यक्तियों को, समान नागरिकों को अधिकार नहीं था। और बात की जाए राष्ट्रीय गान की, इसके रचयिता राष्ट्रगान मूल रूप से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया है। अपनाने के 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। गायन का समय 52 सेकंड का समय लगता है, इसके संक्षिप्त रूप को गाने में 20 सेकंड लगते हैं। और बात की जाए प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। प्रकाशन की बात की जाए पहली बार 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिकारिता में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था राष्ट्रगान को। अब राष्ट्रगीत की बात करें तो रचयिता की बात करें इसके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, संस्कृत मिश्रित बांग्ला भाषा में की गई है। यह प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसे भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के समान दर्जा देते हुए राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। और धुन व अनुवाद की बात की, इस गीत को धुन संगीत पंडित यथुनाथ भट्टाचार्य ने दी और इसका अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था। और 9वें प्रश्न में बढ़ते हैं।
तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा समुद्री डोमेन में अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना शुरू की गई है? तो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारत के ऊर्जा सुरक्षा और अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज में तेजी से लाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने समुद्र मंथन नामक एक राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। और देखते हैं पेट्रोलियम कुछ निर्माण विधियां क्या होती है, मतलब आखिर हमें पेट्रोलियम या गैस जो है मिलता कैसे है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों ही जीवाश्म ईंधन है, यानी और इनका निर्माण करोड़ों वर्ष तक चलने वाले एक जटिल जैविक एवं भूगर्भीय प्रक्रिया के तहत होता है। इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक स्रोत सूक्ष्म जीव और जैविक मलबे। समुद्री जीवन आज से लगभग 10 से 30 करोड़ पहले वर्ष मेसोजोइक युग में समुद्र में और महासागरों में अरबों संख्या में सूक्ष्म पौधे और सूक्ष्म जीव रहते थे। मृत्यु और जमाव की बात की जाए, जब ये सूक्ष्म जीव मरे गए और तो समुद्र की तलहटी यानी तलहटी में जाकर जम जाते हैं। और बात की ऑक्सीजन रहित वातावरण और अवसादन की बात की जाए, परतें। समय के साथ इन मृत जीवों के मलबे पर रेत या गाद और मिट्टी की परतें जम जाती हैं। ऑक्सीजन की कमी, परतों के नीचे गहरे दब जाने के कारण वहां पर ऑक्सीजन नहीं बचती। ऑक्सीजन न होने के कारण इस जीवों का समान रूप सड़न या अपघटन नहीं हो सकता है। ठीक है। और कैरोजन निर्माण, धीमा रासायनिक बदलाव। जैसे जैसे जीवों का अवशेष मिट्टी के नीचे और गहरा दबता गया, सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया और कम तापमान के कारण मलबे में एक मोम जैसी गाढ़े पदार्थ बदल गया, जिसे कैरोजन कहा जाता है। ठीक है। और बात करें उच्च ताप और दाब समय, इसका प्रभाव। जैसे जैसे परतें और गहरी होती गई लगभग 2 से 4 किलोमीटर नीचे, वैसे वैसे भूगर्भीय दबाव यानी प्रेशर और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी यानी टेम्परेचर बढ़ती गई। पेट्रोलियम की बात की जाए, तेल का निर्माण। जब तापमान 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच पहुंचा तो कैरोजन रासायनिक रूप में टूटकर तरल कच्चे यानी पेट्रोलियम में बदल गया। इस तापमान सीमा का वैज्ञानिक आइडल विंडो कहा जाता है, ऑयल विंडो। इस जो तापमान होता है, तापमान की सीमा को ऑयल विंडो कहते हैं। और बात की जाए ऑयल विडो और प्राकृतिक गैस का निर्माण। यदि तापमान और अधिक बढ़ गया यानी 120 डिग्री से लगभग 225 डिग्री सेल्सियस तक, तो कैरोजन या पहले से बना पेट्रोलियम अधिक टूट गया यानी थर्मल क्रैकिंग। और इस अत्यधिक गर्मी के कारण वह हल्के गैसीय हाइड्रोकार्बन यानी प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन में बदल जाता है। इसे गैस विडो कहा जाता है। प्रवास और संचय की बात करें, ऊपर की ओर बढ़ना। बनने के बाद तेल और गैस अपने आसपास के चट्टानों यानी रॉक्स से निकलकर ऊपर की ओर प्रवास यानी माइग्रेट करने लगते हैं, क्योंकि ये पानी और भारी चट्टानों की तुलना में हल्के होते हैं। और भंडारण की बात करें, जब इनके ऊपर कोई अभेद या छिद्रदार चट्टान रॉक या कैप रॉक आ जाती है तो ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं फंस जाते हैं। इसी जगह को हम तेल या गैस का कुआं कहते हैं, जहाँ से इन्हें निकाला जाता है। इस तरह मतलब कुछ प्रकार के कुछ तरह से विधियाँ होती हैं गैस, तेल और गैस को प्राप्त करने की। बढ़ते हैं 10वें और हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के खिलाफ सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के खिलाफ आधिकारिक रूप से एक बड़ा कड़ा प्रस्ताव पारित किया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव में कहा गया कि यह नीति लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। ठीक है। और तमिलनाडु के कुछ बारे में देख लेते हैं। इसके राजधानी चेन्नई और इसके मुख्यमंत्री अभी विजय जी हो जाएंगे, जो टीवी के पार्टी ने तमिलगा वेट्टी कजगम पार्टी, ये ग्रुप डी में पूछा गया था। एक बार पूछा गया था कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, और एक बार इनकी पार्टी का नाम क्या था, ये पूछे थे। और राज्यपाल की बात की RN रवि, कार्यकाल जारी है, मतलब पहले भी थे। और संसदीय सीटें की बात की जाए 39 लोकसभा सीटें, 18 राज्यसभा सीटें। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन जी यानी जो DMK पार्टी से हो जाएंगे। और स्टैटिक्स जुड़े महत्वपूर्ण देखें फैक्ट तो प्रमुख लोक और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य होगा, करकट्टम, कावड़ी, अट्टम और कुम्मी यहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे। प्रमुख लोक संगीत की बात की जाए थप्पटम, कट्टबो, मंपकप्पू और विलापट्टू इसके प्रमुख लोक संगीत हो जाएंगे। प्रमुख खेल की बात की जाए जल्लीकट्टू पारंपरिक सांडों को वश में करने का खेल हुआ। कबड्डी, सिलाबट्टम यानी जो पारंपरिक मार्शल आर्ट होता है। प्रमुख त्यौहार की बात की जाए जो पोंगल सबसे बड़ा फसल त्यौहार हो जाएगा। थाईपुसम और तमिलनाडु नववर्ष पुथांडु जो होता है
ये प्रमुख त्यौहार हो जाएंगे। इससे जो तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें, तमिल थाई वाजतू प्रस्ताव 10 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने राज्य विधानसभा में तमिल थाई वाजतू यानी राज्यगीत को सभी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों के कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से गाने का विशेष प्रस्ताव पेश किया गया है। पर सीमन का विरोध। अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार के आगामी लोकसभा सीटों के परिसीमन प्रस्ताव का कड़ा विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। पहला बजट की बात की जाए 2026 5 अगस्त 2026 को नई टीवी के गठबंधन सरकार का पहला पूर्ण बजट वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन द्वारा पेश किया गया, जिसमें 3.44 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति का अनुमान रखा गया है। भ्रष्टाचार पर कड़ा रोक। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री विजय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए एंटी ब्राइबरी हेल्पलाइन शुरू की और दागी मंत्रियों को सीधे पद से हटाने की चेतावनी दी गई है। महिंद्रा ईवी निवेश की बात की जाए, मई 2026 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने तमिल के चेय्यार में अपने आगामी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्लांट के विस्तार के लिए राज्य सरकार के साथ एक बड़े निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह से हमारे 10 प्रश्न हो गए और लगातार लगभग कुछ महत्वपूर्ण चीजें पूछे जा रहे हैं। इस वजह से अभी अगस्त महीने का निकाल के जब तक ये पेपर चल रहा है ग्रुप डी का, तब तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर उस मतलब कुछ जो है ये महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे पुराने मई जून जुलाई के, और हम साथ में हो सकेगा तो कल से हम उसमें जोड़ लेंगे महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म लगभग पूछे जा रहे हैं, कुछ योजनाओं के, कुछ ऐप के जो लॉन्च की गई है उनके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। कल से मैं वो अब इसमें ऐड कर लूँगा। और तो अप्रैल कुछ महत्वपूर्ण अप्रैल महीने के देखते महत्वपूर्ण दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसका थीम हो जाएगी। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ग्रह बनाम प्लास्टिक इसका थीम हो जाएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। सशक्त पंचायत समृद्ध भारत ग्रामीण विकास में तकनीक समावेशन इसका थीम हो जाएगी। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और बात की जाए मई महीने की तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। जलवायु परिवर्तन के दौर में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना थीम हो जाएगी। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। हमारे नर्सें हमारा भविष्य आर्थिक शक्ति के रूप में देखभाल ये थीम हो जाएगी। 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। और बात की 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू 2 के हस्तक्षेप में बच्चों को बचाना इस बार की थीम हो जाएगी। और बात की जाए जून महीने की विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भूमि पुनर्स्थान मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन ये थीम हो जाएगी। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। रक्त दें, प्लाज्मा दें, जीवन रक्षा करें, अक्सर साझा करें, ठीक है। और बात की जाए 24 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्वयं और समाज के लिए योग जो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थीम हो जाएगी। 23 जून का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। सतत विकास के लिए सार्वजनिक संस्थानों में नवाचार इस बार की थीम हो जाएगी। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। निर्णय लेने में डेटा का उपयोग और सांख्यिकी का आधुनिकीकरण इस बार इसकी थीम हो जाएगी। इस तरह से कुल हमारे जो है 10 प्रश्न हो गए, कुछ रिवीजन हो गया इंपॉर्टेंट डेज का। तो हमारी क्लास यहीं तक आज की। क्लास कैसी लगी, पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।